ये आप लोग देखो यहाँ पे बच्चा, हमने लास्ट टाइम क्या दिया था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर मैंने बताया था एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यूज होने वाला वो क्या रहेगा आपका, डिडक्शन था। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, 80C क्या होता है, 80CCC क्या है, 80D 80DD क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था 80U 80TT 80TTB था, ठीक है, 80E था। ये सब हम लोग डिडक्शन उसके अंदर देखे थे। और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी चैप्टर का सम आता, चाहे वो सैलरी का आएगा या हाउस प्रॉपर्टी का सम आएगा या ये आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का आएगा, उसके अंदर ये सब आइटम साथ में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो इसके साथ में आपको और साथ में क्या सीखना है, कोई भी हेड सिंगल नहीं आता। मैंने कल ही बताया था, सिर्फ सैलरी का सिंपल सा सिर्फ सैलरी से नहीं पूछा जाता सम। सैलरी के सम में हाउस प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हो सकता है, और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल गेन भी हो सकता है। तो यदि हम लोग देखें तो कॉमन चीज में एक तो डिडक्शन होता है, दूसरा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, कि कौन कौन से सोर्स के इनकम होते हैं जो आपको डिडक्शन यहां पर मिलते हैं टाइम टू टाइम। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या होते हैं, ऐसे इनकम, ठीक है, जो ऐसे हम लोग डायरेक्टली हेड से, मतलब आप बोल सकते हो कि आप यदि कोई इनकम बिजनेस से नहीं कमा रहे हो, कोई इनकम आप सैलरी से नहीं कमा रहे हो, कोई इनकम आप हाउस प्रॉपर्टी से नहीं कमा रहे हो, तो ऐसी कोई भी इनकम है जो आप इन तीनों से ना कमा के किसी अदर सोर्स से कमा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, आपको जो बेसिकली याद रखना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से आइटम आएंगे और उसमें से कौन से आइटम के ऊपर आपको डिडक्शन कितना मिलता है, मतलब कितना छूट अलाउड करती है गवर्नमेंट। तो चलो एक एक आइटम देख लेते हैं, आप लोग नोट्स में भी देख लेना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखो दिया रहेगा आपको। देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर पहला आइटम क्या दिया आपको, डिविडेंड दिया। ठीक है, अभी डिविडेंड क्या होता है, यदि आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीद के रखे हो, किसी कंपनी का आपने यदि शेयर्स खरीद के रखा है, तो उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर जो भी आपको इनकम के तौर पे रिसीव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो आप किसी कंपनी के यदि आपने शेयर्स खरीद के रखा है, क्या खरीद के रखा है, शेयर्स, तो शेयर्स यदि आप खरीद के रखते हो ना, तो कंपनी जब उसमें से प्रॉफिट अर्न करती है ना, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट्स आपको देती है, ऐसे एज ए डिविडेंड के तौर पे आपको क्या करती है, बांटती है, बोलती है चलो ठीक है। यदि मान लो जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं, हर एक शेयर के पीछे 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए जैसा भी डिविडेंड रहता है डिक्लेयर करती है। तो मान लेते कि आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए कमाया, कितना कमाया, 1 लाख। ये डिविडेंड से यदि आपने इनकम कमाया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होता है। मतलब इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल रहेगा। पहले के समय में क्या होता था ना, मतलब 4-5 साल पहले यदि आप इंडियन कंपनी इससे कहीं से आपको डिविडेंड मिलता था ना, तो माफ रहता था, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था एकदम। बट अभी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे हर एक चीज के ऊपर टैक्स लगाई, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग गया है। लेकिन मान लो आपने 1 लाख डिविडेंड कमाने के लिए आपने 5 लाख रुपए किसी से लोन लिया था, 5 लाख रुपए क्या लिया था, लोन लिया था। ठीक है, और 5 लाख लोन लिया था और उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कितना देना, क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। तो आपको जो इंटरेस्ट भरोगे ना, उसको यहां से आप माइनस कर सकते हो, लेस एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस आपका 20% ही होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप 20% तक आप अपने एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हो, यहाँ से माइनस कर सकते हो डिविडेंड पे। लेकिन आपका कुछ एक्सपेंस हुआ रहेगा तो ठीक है, डिविडेंड मिलने में यदि आपका कुछ खर्चा हुआ रहेगा तो, अदरवाइज डिविडेंड क्या होता है, टैक्सेबल होता है। डिविडेंड क्या होता है, टैक्सेबल होता है। दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या आता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। किससे उसने जीता, हाँ, अभी क्या होता है, आप जाके लॉटरी खरीद रहे हो, ठीक है, रोज रोज लॉटरी खरीदते हो और किसी दिन आप जीत गए, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर अंदर क्या होता है, टैक्सेबल। गवर्नमेंट तुरंत ही बोलेगी आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, आप लोग जैसे ड्रीम 11 में मान लो आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, या वो दूसरा कौन कौन सा है, ठीक है, 11 सर्कल है, इसमें पैसा लगा रहे हो और आप जीत जाते हो, ठीक है, 5 करोड़ रुपए जीत गए, 1 करोड़ रुपए जीत गए मान लो, तो जीत गए तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आएगी, बोलेगी कि इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। लेकिन आपने कोई बिजनेस करके पैसा नहीं कमाया, कोई आप बिजनेस करके पैसा नहीं कमा रहे हो, ठीक है, जुआ खेलना कोई बिजनेस नहीं होता है। तो ऐसे जगह से कहीं से यदि आपने पैसा कुछ कमाया तो आपका आ जाएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, किसके अंदर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
और उसके अंदर डिडक्शन क्या मिलता है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता, उसके अंदर डिडक्शन आपको कोई नहीं मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है। आप लॉटरी से यदि जीत रहे हो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करेगी, इनकम फ्रॉम टैक्स के अंदर टैक्स लगता है। यदि लॉटरी में आपने कुछ खर्चे किए तो आपको छूट नहीं मिलता। बोलोगे आप रोज रोज लॉटरी का टिकट खरीदते थे तो मुझे गवर्नमेंट छूट देते, तो ऐसा छूट नहीं देती गवर्नमेंट यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट आपको मिला सिक्योरिटी से, हाँ बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्या होता है, यदि आपने किसी कंपनी का से डिबेंचर खरीद के रखा है, बॉन्ड्स खरीद के रखा है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है। सेम इसके अंदर भी यदि कुछ खर्चे किए रहोगे तो इसमें से लेस हो जाता है एक्सपेंसेस। यदि कुछ आपने वो इंटरेस्ट को कमाने में यदि कोई आपने खर्चे किए तो एग्जम्प्ट हो जाता है। एग्जम्प्ट मतलब वो माइनस हो जाता है, ठीक है, उसमें से वो खर्चे आपको माइनस हो जाता है। अभी यहाँ पर लिखा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, यदि एम्प्लॉय खुद का पैसा, ठीक है, एम्प्लॉय खुद का पैसा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय खुद का पैसा कहाँ पे डाल रहा है, पीएफ में डाल रहा है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के अंदर डाला, पीएफ में डाल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है, पीएफ में है तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलते हैं, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा यदि आपने कोई ऐसी चीज से पैसा कमाया, ठीक है, जैसे आपने हायर किया, कोई चीज को आपने हायर किया, मतलब दिया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, हायर चार्जेस, मतलब हायर चार्जेस पे दिया। आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक मशीन है कोई, ठीक है, या जेसीबी है, ठीक है, आपने जेसीबी को किसी को भाड़े दिया, बिल्डिंग बनाने वाले को, ठीक है, कि ये लेके जा, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी रहेगा यूज करना और इसके बदले मुझे क्या देना, भाड़ा देना, ठीक है। तो भी वो आपका क्या, मशीन से पैसा कमा रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, रेंटेड कर रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, तो उससे आपने इनकम, कोई चीज हायर, वो तो मैं एक एग्जांपल दिया जेसीबी का, आप इसके बदले मशीन दे सकते हो। मेरे पास मान लो फर्नीचर, मैंने फर्नीचर दे दिया, ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं उसको किसी को भाड़े दे दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये टेम्पोररी टाइप का हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस के जैसा बिजनेस कर ले रहे हैं, ठीक है, बट वो मेरा बिजनेस नहीं हो, बेसिकली मेरा मेन बिजनेस नहीं है, हम लोग चीजों को हायर पे दे रहे हैं, तो उससे जो इनकम रहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अभी उसमें भी छूट मिलता है। यदि उसको हायर चार्जेस पे हमने दिया, उसमें कुछ खराबी आ गई, ठीक है, मान लो मैंने जेसीबी दिया बनाने के लिए, सॉरी चलाने के लिए दिया, और उसमें मेंटेनेंस के चार्जेस 1000 रुपए चले गए, तो यदि मैंने उससे 10,000 रुपए कमाया रहूंगा तो उसमें से 1000 रुपए माइनस करके बचे हुए 9000 ही सिर्फ क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल होंगे, तो उसमें से लेस करने का एक्सपेंसेस, यदि कोई एक्सपेंस हुआ रहेगा तो माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा ना, वही अमाउंट क्या हो जाएगा, सिर्फ टैक्सेबल हो जाएगा। अभी आता है फैमिली पेंशन, ठीक है, फैमिली पेंशन क्या होता है, अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया था, कोई सोल्जर अपने रहते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है, या कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, अच्छी कंपनी मान लो, उसमें जॉब पर काम करते करते ही आपको कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशन हो गया, डेथ हो गया, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए, तो गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट हो गया, कंपनी होती है, उसको पेंशन देती, ठीक है, उसको वो जो पेंशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो इसमें से आपको जितना भी फैमिली पेंशन मिलेगा, इसमें से आपको छूट मिलता है, लेस होता है, एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(18), ठीक है, हाँ, ये क्या बोलता है कि लिस्ट कम, ये जो दो आइटम बोलता है, ये दोनों में से जो कम रहेगा, ठीक है, जितना फैमिली पेंशन रिसीव हुआ है, फैमिली पेंशन का 1/5, कितना, फैमिली पेंशन का 1/3 लेने का, और मैक्सिमम यहाँ पर ही लिख देता हूँ, मेरे पास जगह है, मैक्सिमम 15,000, दोनों में से जो कम रहेगा ना, या तो 15,000 आपको माइनस होके मिलेगा डिडक्शन, या तो आपका पेंशन ही मान लो, आपको पेंशन ही 30,000 रुपए मिल रही है, 30,000 का 1/3 कितना होता है, 10,000 होता है, ठीक है, 10,000, तो 10,000 छूट मिलेगा। या तो आपको मान लो आपको फैमिली पेंशन जो है ना, मान लेते हैं आपको फैमिली पेंशन 1,20,000 मिल रहा है, तो 1/3 कितना होता है, 60,000 होता है, कितना होता है, 60,000, और मैक्सिमम कितना अलाउड है, 15,000, तो दोनों में से जो कम रहेगा ना,
मतलब वो या तो 1/3 या तो 15,000, दोनों में से जो कम रहेगा वो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, मतलब उतना छूट मिलता है फैमिली पेंशन के अंदर। क्या हुआ? हाँ ठीक है, वही 40,000 रहेगा तो भी ठीक है। तो फैमिली पेंशन पे कितना रहेगा? 130 के 1/3 और हमारा मैक्सिमम कितना 15,000 रुपीज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फैमिली पेंशन भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल आता है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के आइटम ही है। इसके अलावा आपको गिफ्ट, ठीक है, यदि आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर रहता है, ठीक है। अभी गिफ्ट वाले केस में क्या है, यदि गिफ्ट आपके किसी रिलेटिव ने दिया, किसी घर वाले ने दिया, ठीक है, आपकी फैमिली के मेंबर ने दिया गिफ्ट, हाँ शादी में दिया, ठीक है, किसी में भी दिया, ठीक है, गिफ्ट आपके यदि घर वाले देते तो पूरी तरीके से फ्री है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। आपके घर वाले ने आपको 5 लाख का गिफ्ट दे देंगे ना तो भी माफ है, छूट है, ठीक है, क्योंकि घर का पैसा घर में ही आ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है क्या टैक्स वैक्स लेने का, ठीक है, एक ही बात हो गया। लेकिन यदि हाँ, क्योंकि वहां पे कोई गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकता ना, चाहे ये दे चाहे वो दे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को तब तक याद आता है कि यदि गिफ्ट को हम लोग एकदम फ्री रखेंगे ना, तो लोग मुझे गिफ्ट के नाम पे बहुत लोग को पैसा बांटेंगे और बोलेंगे गिफ्ट गिफ्ट है, टैक्स बचा लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती नहीं नहीं, यदि आपके फ्रेंड ने गिफ्ट दिया तो मैक्सिमम 50,000 रुपया अलाउड है। कितना है? हाँ, मतलब आपके जितने भी दोस्त है सब मिला के आपको 50,000 तक गिफ्ट देंगे ना, तो आपके कुछ आपकी शादी रहे कुछ भी रहे, ठीक है, 50,000 तक यदि कोई गिफ्ट देते हैं आपके फ्रेंड लोग तो आपको माफ है, ठीक है, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि किसी ने आपको 50,000 100 रुपए दे दिया तो आपको पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, 50,000 100 रुपए पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाते हैं। उससे कम रहेगा तो माफ है, ठीक है। यदि आपके फ्रेंड ने कहीं पे भी आपको कोई गिफ्ट दिया, किसी दिन दिया, ठीक है, चाहे आपको 50,000 की वैल्यू का कोई सामान दे या कई 3-4 फ्रेंड मिल के दिए, 50,000 से कम रहेगा तो टैक्स नहीं लगता है। यदि 50,000 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर पूरे के पूरे फुल अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाता है या इसमें। इसके बाद आता है, याद रहेगा आपको, फ्रेंड वाले केस में 50,000 रहता है, ठीक है, और इसके अबव रहा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, और इससे कम रहेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फैमिली से गिफ्ट मिल रहा है तो एग्जम्प्टेड नहीं, एग्जम्प्ट है, पूरा अमाउंट जितना भी फैमिली से कोई भी गिफ्ट मिला पूरा का पूरा एग्जम्प्ट, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, सिंपल सा। अभी इसके बाद देखो यहाँ पर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोलता है? यदि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, मतलब कंपनी का आपका कोई एम्प्लॉय है, उसका आपने इंश्योरेंस करा के रखा है, ठीक है, हाँ, बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय, मतलब उसको छोड़ के जाने को जैसे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो उसके जो पैसे मिलते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होते हैं। इसके अलावा आप इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। हाँ, याद रखना है, यदि आपको LIC से पैसा मिलता है, LIC से, ठीक है, आपको आप LIC प्रीमियम भरते हो और उससे आपको पैसा मिलता है, LIC का फुल अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, वो टैक्स फ्री रहता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। LIC से आपको कोई भी अमाउंट मिलेगा ना, ये एग्जम्प्ट होता है। क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। यदि आपने शेयर प्राइवेट कंपनी से कुछ लिया, ठीक है, आपका कहीं काम भी कर रहे हो और कुछ प्राइवेट कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वहां से कुछ शेयर्स मिल रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा हाँ, यदि इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन आपको मिल रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, ठीक है, ये भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आपको और कहीं से भी पैसा मिल रहा है जो आपको हेड इनकम नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा, या आपने कुछ सब लेटिंग किया, ठीक है, सब लेटिंग का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, सब लेटिंग मतलब क्या होता है? आप मान लो किसी से, ठीक है, ये किसी का घर है, आपने इसको रेंट पे लिया, क्या किया? रेंट पे लिया 10,000 में। कितने में लिया? रेंट पे आपने लिया 10,000 में, ठीक है।
और आपने मान लो ये मिस्टर बी का घर था, इसको ए ने रेंट पे लिया, और फिर ये क्या करता है, इसको थर्ड पार्टी को डी को रेंट पे दे देता है। किस पे दे देता है? रेंट पे। और कितने में रेंट पे देता है? 12,000। अभी इसने लिया कितने में था? 10,000 में, और दिया कितने में? 12,000। मतलब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। यदि कुछ इनकम फ्रॉम सबलेटिंग से आएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग आगे सम सॉल्व करते हैं।